नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत चीन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं कि चीन के किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके संबंध हैं, उसकी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की है, उसके उद्देश्य क्या रहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या रहती हैं, वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है और एशिया में विशेष तौर से उसका क्या रोल रहता है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं चीन की विदेश नीति के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखें कि चीन की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। चीन की विदेश नीति के उद्देश्यों के ऊपर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उसका मूल उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय हित को किस प्रकार से साधा जाए, अपने स्वार्थों को सिद्ध किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से अधिक अपने हित में कार्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय अन्य जो देश हैं उन देशों को अपने हितों के अनुकूल प्रयोग किया जाए और अपने पक्ष में रखा जाए अपने राष्ट्र के हितों के लिए। तो ये उसका मूल उद्देश्य सबसे पहले रहता है। दूसरा, एक विश्वव्यापी स्तर पर क्रांति करना चाहता है और साम्यवाद का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहता है, क्रांति को बढ़ावा देना चाहता है, साम्यवाद का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर करना चाहता है और साम्यवाद का प्रमुख लीडर बन करके रहना चाहता है। और 1990 तक जो रूस साम्यवाद का नेतृत्व किया करता था वो अब उसकी जो कमान है वो चीन के पास में आ जाती है। यद्यपि 1990 से पहले भी चीन का हमेशा ये प्रयास रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व साम्यवाद का चीन के द्वारा ही किया जाए और इस कारण से रूस और चीन के बीच में एक प्रतिस्पर्धा रहती थी। किंतु 1990 के बाद में जब रूस का विघटन हो गया, रूस में साम्यवाद कमज़ोर हो गया, उस स्थिति में विश्व स्तर पर चीन के द्वारा ही साम्यवाद का नेतृत्व किया जाने लगा है। तो साम्यवाद का प्रसार करना भी इसका मूल उद्देश्य रहता है। इसके अलावा चीन चाहता है कि एशिया में से जो पश्चिमी शक्तियां हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए, निकाल करके बाहर किया जाए। जैसे अमेरिका है, यूरोपियन देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है इत्यादि, कनाडा है इत्यादि। एक कोई भी देश जो पश्चिमी जगत का जो देश है वो एशिया में अपना ना तो व्यापार करे, ना यहाँ पर के बाज़ार का उपयोग करे, ना मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ पर भेजे। तो एक छत्र राज्य ये अपना स्थापित करना चाहता है कि उसी का मार्केट बना रहे, उसी के फ़ायदे के लिए ये एशिया का उपयोग होता रहे और उसका ही एकाधिकार रूप में कब्जा बना रहे एशिया के क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये भी उसका प्रयास मुख्यतः अपनी विदेश नीति के अंतर्गत रहता है। इसके अलावा वो चाहता है चीन कि एशिया की जो प्रमुख शक्तियां हैं जैसे भारत है, जापान है, ये इत्यादि जो देश हैं जो प्रमुख रूप से विश्व स्तर पर एक शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में उभर करके आ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, चाहे तकनीकी दृष्टि से उभर रहे हैं या सैन्य शक्ति की दृष्टि से उभर रहे हैं, तो वो चाहता है कि ये कमज़ोर बने रहें और उनको हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि ये कमज़ोर देश बने रहें जो कि उसकी प्रतिद्वंदिता में ना आ पाएँ। तो किसी भी प्रकार की वो प्रतिद्वंदी देश एशिया के अंतर्गत नहीं चाहता है जो उसको चुनौती दे सकें। तो हमेशा उसका संघर्ष भारत के प्रति, जापान के प्रति, एशियाई क्षेत्र में जो अन्य जो देश उभर करके आ रहे हैं उन सब के प्रति उसका एक कमज़ोर करने का नीति उसकी रहती है कि इन देशों को किस प्रकार से कमज़ोर रखा जाए और उनके साथ में संघर्ष उसका हमेशा बना रहता है और तनावपूर्ण वातावरण वो बना करके रखता है। जैसे भारत के चारों तरफ अपनी कूटनीतिक जो मणियों की माला वाली नीति अपना करके भारत को कमज़ोर करने का, हमेशा दहशत में, तनाव में रखने का हमेशा उसका प्रयास रहता है और इसी आधार पर जो पाकिस्तान है उसको वो प्रोटेक्शन देता रहता है, उसके साथ में साठगांठ
करता रहता है। और वहाँ पर उसने अपनी जो सड़क की योजना है, बंदरगाह योजना है इत्यादि उसने वहाँ पर लागू की हुई है और पाकिस्तान को निरंतर वो सहयोग करता रहता है। तो ये उद्देश्य उसका मूलतः बना रहता है। इसके अलावा हम देखें कि चीन को एक बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना इसका एक मूल उद्देश्य रहता है कि बड़ी शक्ति, महाशक्ति के रूप में लोग विश्व स्तर पर इसको पहचाना जाए और इसका जो है कोई कंपटीटर ना हो। और ये जिस तरीके से अमेरिका एक महाशक्ति है और सुपर महाशक्ति है, तो इस तरीके से चीन चाहता है कि वो अमेरिका से भी आगे निकल करके एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो विश्व स्तर पर। इसके अतिरिक्त हम देखें, पहले जो भी अपमान चीन के हुए हैं पश्चिमी जगत के द्वारा या महाशक्तियों के द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो अपमान चीन के द्वारा सहन किया गया है, उसकी पुनरावृत्ति न हो, उससे चीन को बचा करके रखा जा सके। और जिस तरीके से उसको इतना कमज़ोर देश माना जाता था कि उसमें कोई भी हर देश जो व्यापारिक देश थे वो सब आकर के वहाँ पर अपने व्यापार करते थे और उसके लूट पाट करते थे और वहाँ पर सारे धन को वहाँ से लूट करके ले जाते थे। तो इस तरीके की स्थिति दोबारा से न हो, ये भी उसकी प्रवृत्ति रहती है। इसके अलावा साम्यवाद जगत का नेतृत्व करना और अमेरिका के साथ में संघर्ष करना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य है। और एशिया से उसे हर हालत में अमेरिका को वो हटाना चाहता है कि अमेरिका अपने पैर ना जमा पाए एशिया के अंतर्गत। चाहे वो जैसे भारत के साथ में अमेरिका के अच्छे संबंध कुछ समय से बढ़ने लगे सन 2000 के बाद में, तो वो चाहता है, वो जो उसकी आंखों में एक खटकता है ये चीज़ कि अमेरिका के साथ में भारत के जो संबंध है वो ज़्यादा प्रगाढ़ न बन पाए, और इसलिए वो टेंशन क्रिएट करके रखना चाहता है। तो ये भी उसके प्रयास हमेशा रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश नीति के अंतर्गत ये भी उद्देश्य लेकर के वो चलता है। इसके अलावा चीन का जो उद्देश्य रहता है वो कि उसके जो खोए हुए प्रदेश हैं उनको वापस प्राप्त करना, ये उसका मूल उद्देश्य रहता है। और वो चाहता है, और उसका जो इसके अंतर्गत जो उसकी धारणा है वो बहुत व्यापक है। व्यापक किस मायने में है कि प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान तक कभी भी किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी देश पर, किसी देश के क्षेत्र पर, किसी महासागर पर, किसी टापू पर चीन के शासकों का कोई अधिकार रहा है या कब्जे में रहे हैं या वहाँ पर शासन रहा है, वो सब चीन के अंतर्गत वर्तमान में आ जाने चाहिए, ये प्रयास उसका रहता है। और इसमें इस तरीके से वो चाहता है कि जो बड़ी मात्रा में जो देश हैं वो उसके चीन के परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, चीन के देश की जो परिसीमा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कोरिया है, फार्मोसा है, पोर्ट आर्थर है, हांगकांग है, नेपाल है, भूटान है, वियतनाम है, सिकियांग है इत्यादि। ये सारे देशों को, क्षेत्रों को अपने चीन के अंतर्गत समेटना चाहता है, उन पर अधिकार करना चाहता है, उन पर साम्राज्यवाद थोपना चाहता है और चीन के अंतर्गत उनको लेना चाहता है अपनी दादागिरी के माध्यम से, अपनी दंड नीति के माध्यम से, अपनी ताकत के आधार पर। तो ये इसका एक बहुत बड़ा विजन लेकर के वो इस तरीके से चलता है। तो ये उसकी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उसकी है और विस्तारवादी नीति अपनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त जिन जिन क्षेत्रों पर वो अधिकार कर सकता है वहाँ पर भी वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करके उनको भी अपने खोज करके अपने देश में मिलाना चाहता है। इसके अलावा चीन की जो एकता, अखंडता हमेशा बनी रहे और उसका विस्तार होता रहे, उसकी रक्षा होती रहे, ये भी उसका उद्देश्य रहता है। चीन राष्ट्र की जो सैनिक शक्ति है उसमें हमेशा निरंतर वृद्धि होती रहे, ये भी उसका उद्देश्य रहता है हमेशा। और विश्व स्तर पर उसका प्रदर्शन भी होता रहे, उसकी ताकत भी बढ़ती रहे सैनिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, ये भी उसका उद्देश्य रहता है चीन का। इसके अलावा जो प्रवासी चीनी हैं
उनके हितों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, उसको सुरक्षित करना, ये भी उसका उद्देश्य रहता है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चीनी लोग रह रहे हैं, प्रवासी लोग रह रहे हैं, उनके हितों की, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, उनमें संवर्धन करना, ये भी उसका उद्देश्य रहता है विदेश नीति के अंतर्गत। चीन द्वारा हमेशा विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन किया गया है और विस्तारवादी नीति को ही वो हमेशा अपनाता रहा है। तो इसमें देखें, इतिहास, चीन का मानना है कि इतिहास में कभी भी कोई प्रदेश उसके अंतर्गत रहा है, चीनी शासकों के अंतर्गत, वो सब चीन का ही भाग है, ये मान करके वो चलता है। और इसी कारण से उसके जो पड़ोसी देश हैं वो हमेशा आतंकित रहते हैं और उनके साथ में सीमा विवाद हमेशा बना रहता है। रूस जैसे देश के साथ में भी उसको सीमा को लेकर के विवाद रहता है। उसूरी जो नदी है उसको भी वो हमेशा घुसपैठ करता रहता है और उसको भी अपने क्षेत्र में लेना चाहता है। तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति उसकी बनी हुई है और विस्तारवादी नीति को वो हमेशा अपनाए रखना चाहता है और पड़ोसियों से भी तनाव इसी कारण से रहता है। इसके नमूने के रूप में हम देखें कि तिब्बत को उसने ज़बरदस्ती हड़प लिया 1959 के अंतर्गत, और इस 1953 से और 59 के बीच में उसने पूरी तरीके से उसको हड़प लिया। और 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण किया और बहुत सारी जो ज़मीन है भारत की उसको भी उसने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा रूसी जो उसूरी नदी है वहाँ पर उसकी घुसपैठ हमेशा चलती रहती है और कई बार उसकी झड़पें वहाँ पर हो चुकी हैं। जैसे 1969 में हुई थी, 1978 में भी रूस के साथ में झड़पें हुई थी सीमा को लेकर के, तो उसमें भी अपनी क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा वियतनाम पर 79 में जो आक्रमण किया था वो भी इसका एक नमूना है। फिलीपींस के सुबुक खाड़ी पर कब्जा करने का निरंतर उसने हमेशा प्रयास किया है। जब से अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों को वहाँ से हटाया है 1992 से, जो अमेरिका ने अपने जो जंगी जहाज़ हैं उनको हटाया है वहाँ से, तब से वो हमेशा प्रयास करता है कि सुबिक घाटी पर उसका कब्जा हो जाए किसी तरीके से, और इसके लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत है वो। चीन के जो सागर है, दक्षिणी सागर है, चीन का जो सागर है उस पर वो पूरी तरीके से एकाधिकार बनाए रखना चाहता है। ये भी उसका विदेश नीति का उद्देश्य रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण चीनी के जो समुद्र के जो टापू हैं, जैसे 1995 में जो स्पार्टली जो द्वीप है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र का एक चट्टान है, एक टापू है, उस पर इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो ये भी उसका उद्देश्य रहता है। और भविष्य में उसका जो प्रयास चल रहा है कि पूर्वी चीन का जो समुद्र है उसमें सेनकाकू द्वीप पर भी वो उन द्वीपों पर भी वो कब्जा करना चाहता है और उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और स्पार्टली जो द्वीप है, क्षेत्र है, उस पर भी वो पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। तो दक्षिणी सागर, चीनी सागर पर वो पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। किसी भी अन्य शक्ति को वहाँ पर घुसने देने की वो नहीं होने देना चाहता है या उसको घुस देने की अनुमति नहीं देता है। और हर तरीके से अपने व्यापारिक क्षेत्रों को, अपने व्यापारिक हितों को उसके माध्यम से साधना चाहता है। और हिंद महासागर के अंतर्गत भी उसने अपनी घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। जैसे मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बर्मा है, पाकिस्तान है, इन सब में भी उसने बंदरगाहों पर अपने समझौते कर लिए हैं और उनका डेवलप करने के नाम पर, अपनी जो युवान नीति है उसके नाम पर उनके द्वीपों को खरीदना, उनको बंदरगाहों को बनाना, ये सारी चीज़ें उसके द्वारा निरंतर की जा रही हैं और अपना कब्जा उस क्षेत्र में अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता है। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसके मूल उद्देश्य हैं विदेश नीति के। तो विस्तारवादी नीति उसकी मूल प्रवृत्ति बनी हुई है विदेश नीति की। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।